तो मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अब हम लोग का जो प्री एडमिट कार्ड है सीटेट का वो आ चुका है। ठीक है, प्री एडमिट एडमिट कार्ड आप लोग का आ चुका है। जाकर के जिन लोगों को पहले पेपर है वो लोग जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 28 तारीख से हमारे पेपर क्या है स्टार्ट हो गए हैं। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए रिवीजन, ये हमारी रिवीजन क्लासेस आज से क्या करेंगे स्टार्ट हो गई है। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन क्लास है जो है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब रिवीजन पे फोकस करिए। रिवीजन ज़्यादा 2 की स्पीड में करके वीडियो को देखिए फटाफट। ठीक है, ज़्यादा अगर आपके पास टाइम नहीं तो लाइव देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग क्या करिए रिवीजन क्लास देखिए, 2 की स्पीड में देखिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना बेटर है इस समय जो सबसे ज़्यादा रिवीजन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है बताइए? भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, या भाषा त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। भाषा की पाठ्यपुस्तक, मैंने कितनी बार बताया, जहाँ कठोर रवैया रहेगा बच्चे के प्रति वो हमेशा आंसर गलत होगा। ठीक है, भाषा की पाठ्यपुस्तक भी नहीं है, भाषा का आकलन भी नहीं। बच्चों के भाषा प्रयोग के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करना है, देना है, ताकि बच्चा क्या करे, हर चीज़ को सीखे जो है। ठीक है, सीखने में उसकी क्या करना है, मदद करना। जितना अवसर उसको मिलेगा उतना उस चीज़ों को क्या करेगा, सीखेगा। ठीक है, उसके भाषा जो भाषागत बोध गम्यता, जो उसको बोध गम्यता वो क्या करती है, बढ़ती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग, मैं खुद अब तेजी के साथ बताऊंगा कोई भी, ताकि एक दिन में 2-2 3-3 क्लास हम लोग 4-4 क्लास करें। ठीक है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा रखता है? जो सांस्कृतिक निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बिल्कुल गलत बात। जरूरी नहीं कि वो बच्चा जो है सांस्कृतिक भाषा में ही, वो अपनी भाषा मातृभाषा में ही जवाब दे सकता है। ऐसे उसको क्या माहौल बनाएं। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करें। बच्चा हमेशा इतना उसको अवसर देना चाहिए ताकि वो क्या करे, अपनी मातृभाषा में ही क्या करे, आंसर को दे। बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दे, बिल्कुल सही बात है। बच्चा हमेशा, जो कोई आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमेशा बधे बधाए ही जवाब ना दे, उससे हट के भी जवाब दे, उसके बारे में पूरी तरह से अच्छरता, मतलब जो आप लिखवाएं वही जवाब देना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बच्चे क्या सवालों के बधे बधाए, ये भी गलत बात है। ठीक, तो हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, सी पार्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए आप लोग, अगला क्वेश्चन बताएंगे। 1 मिनट, अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 33। क्या कह रहा है, 33 कह रहा है कि एक जो है, मतलब भाषा भाषा स्वयं में है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, गलत बात है। एक विषय मात्र है, बिल्कुल गलत बात है। संप्रेषण का एक साधन है, संप्रेषण का एक साधन है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, भाषा का जहाँ तक प्रश्न है वह स्वयं में एक क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था। क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, जो आपने व्याकरण के दायरे में जो आबद्ध रह करके गतिमान होती है। न कि यह क्या है, क्या एक व्याकरण को सीखते, किसी भाषा को सीखने के लिए जो आपको इंग्लिश सीखना है तो आप क्या करेंगे, उसके व्याकरण को सीखेंगे। ठीक है, तो नियम है कि नहीं उसमें, नियमबद्ध। पहले हम अनुवाद करेंगे तो पहले कर्ता आएगा, कर्म, फिर क्या क्रिया आएगी, फिर क्या ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक क्या है, नियम के तरीके से क्या है भाषा सीखी जाती है। ठीक है, तो भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था, कभी नहीं आपको भूलना है। ठीक, आगे बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 34। सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको अगर कहीं केवल शब्द मिले, केवल शब्द हमारा केवल ही, मात्र, ये सारी चीज़ें जहाँ भी मिले ये हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इनको देख के तुरंत आंसर को गलत काटना है। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में आप, ये ट्रिक है, इस क्वेश्चन को आप वैसे ही करें, केवल भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री, मैंने बताया था ना, केवल जहाँ होगा आंसर गलत होगा, तो ये वैसे ही गलत हो गया। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, जहाँ भी जीवन के विभिन्न संदर्भों की बात की जाएगी, कहीं भी किसी भी, चाहे सीडीपी में आ जाए, चाहे जो हिंदी में आ जाए, चाहे संस्कृत में आ जाए, वो आंसर हमारा हमेशा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, देखिए इसमें भी केवल है, इसमें भी केवल है, तो इस तरह से हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर। कुछ ट्रिक के माध्यम से भी आप चीज़ों को सिखाई जाएगी। ठीक है, तो आप उस चीज़ को क्या करिए, सीखने की कोशिश किया करिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा, कह रहा बच्चे बच्चे जो है अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। मतलब बच्चा जो है अपने परिवेश में क्या करता है, स्वयं भाषा को अर्जित करता है। इसका एक निहित अर्थ यह है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाता है, बिल्कुल गलत बात। जहाँ केवल शब्द, वो आंसर हमारा वैसे ही गलत। ठीक है, बच्चे को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बिल्कुल गलत बात है। अत्यंत सरल, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, तो वैसे ही गलत है। बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए, सबसे सटीक आंसर हमारा क्या है, बच्चों को एकदम समृद्ध क्या करना चाहिए हमें, भाषा, समृद्ध भाषिक परिवेश। जितना अच्छा परिवेश हम लोग उपलब्ध कराएंगे, बच्चा उस चीज़ को उतना ही अच्छे से अर्जित करेगा। ठीक है, स्वयं भाषा को अर्जित करने में क्या होगा, सक्षम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर आप लोगों का रिवीजन, फुल रिवीजन, जब तक एग्जाम आप लोगों का फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक आप लोगों को रिवीजन क्लासेस मिलती रहेगी। अब मैंने सारी चीज़ें खत्म कर चुका हूँ, सब कुछ प्रीवियस ईयर से लेकर के प्रैक्टिस सेट सब खत्म हो चुका, टोटल 180 या 85 क्लासेस हो चुकी हैं। वहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर को। ठीक है, और इधर तो चलती ही रहेगी रिवीजन क्लास। ठीक है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है, दूसरों की बातों को समझना सीखना, दूसरों की बातों को क्या करना, समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क करना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभाव प्रयोग करना। ठीक है, हम किसी भी स्थिति में रहें जो है, भाषा के अपने जो है क्या करें, प्रभाव को क्या करें, प्रयोग कर सकें। इसलिए जो हमें भाषा सीखने का ये मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कर रहा है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण। एक भाषा अर्जन होता है, एक भाषा अधिगम होता है। भाषा अर्जन जो होता है वो सहज होता है और स्वाभाविक होता है, और एक क्या होता है प्राकृतिक होता है। मातृभाषा जो हमारी होती है अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, ठीक है। भाषा अर्जन वो थोड़ा सा क्या होती है, कठिन होती है, उसको सीखने में थोड़ा क्या दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश, आप हिंदी मीडियम से, ठीक है, मान लीजिए आप हिंदी वाले क्षेत्र से, यूपी से हैं, तो यूपी से आपको, आप जब से ही पैदा होते हैं, आप परिवार से सब कुछ अपनी हिंदी भाषा को क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा को क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। लेकिन आपको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। सीखने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें जो है आपको सीखने में दिक्कत होगी, उसका व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, जो तब जाकर के आप क्या करेंगे, इंग्लिश को सीख पाते हैं। यही दिक्कत जो दक्षिण भारत के लोग होते हैं, तो उन लोगों को इंग्लिश है, इंग्लिश को जल्दी पकड़ लेते हैं, तो इंग्लिश उन लोगों को आती है, उन लोगों को हिंदी सीखने में पूरा उन्हें व्याकरण पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा अर्जन की महत्वपूर्ण है क्या है, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक। तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग जो हमारा जो भाषा अर्जन के लिए सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, भाषा अर्जन के लिए, ठीक। चलिए आगे बताइए, आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, 38 कह रहा है कि बच्चों की भाषा संबंधी जो क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना से संभव है। आप जो है उसके प्रगति का अगर लेखा जोखा करना भाषा तो कैसे करेंगे आप, पोर्टफोलियो के माध्यम से करेंगे, मौखिक परीक्षा से, या उत्तर पुस्तिका से, या लिखित परीक्षा से। तो हमेशा उसके पोर्टफोलियो से करेंगे, किसके, जिसमें उसके सभी बायोडाटा दिए रहते हैं, ठीक है। उसके सभी बायोडाटा इस चीज़ में दिए रहते हैं। पोर्टफोलियो में एक क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना पोर्टफोलियो से ही संभव हो पाता है। पोर्टफोलियो किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा किए गए निवेशों का एक उचित संयोजन या संग्रह, मतलब संग्रह करके बच्चे की जितनी भी उसके बायोडाटा जितने भी रहते हैं, इसका नंबर या फिर जो उसका स्वभाव, जितनी भी चीज़ें उसकी रहती है, सब पोर्टफोलियो के अंदर रहती हैं, ठीक है। चलिए 39 बता दीजिए। भाषा जो है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य हैं, भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए या साधन है, बताइए। भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 का। तो ये क्या है, एक साधन के रूप में, इनको हमेशा किसके रूप में लेनी चाहिए, साधन के रूप में। भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है, साधन है, ठीक है, साधन है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, डी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 40 बताइए, क्वेश्चन नंबर 40। जो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों को पढ़ने की वस्तु है या साधन है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है, बताइए। पत्र पत्रिकाएं भी एक साधन के रूप में ही, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, ये भी हम भाषा को सीखते हैं, यह भी एक साधन का रूप है, ठीक है, यह भी एक साधन की रूप है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा है कि 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा है कि जो बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी, आज आपको 30 में 30 लाना है, ठीक है। समय नहीं है आपके पास, है बिल्कुल समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। दिन में एक प्रैक्टिस सेट, जो ऑनलाइन प्रैक्टिस होते हैं, टेस्ट वाले .com पे भी आप कर सकते हैं, जगह जगह अगर आप कहीं से ऑनलाइन खरीदे हुए हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। सिर्फ एक ऑनलाइन प्रैक्टिस दीजिए, और बाकी जो जितना हो सके डबल वीडियो, 2 की स्पीड में करके वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आप 41 बताइए। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका, लिखित परीक्षा के माध्यम से किसी की भाषा का आकलन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। प्रश्नों को आप किसी से मौखिक प्रश्न पूछ रहे हैं, राम कहाँ गया है, तो इसके माध्यम से भाषा का, बिल्कुल गलत बात है। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, इसके माध्यम से सबसे प्रभावी है, सबसे प्रभावी तरीका पूछा है, तो क्या आ जाएगा, तो प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना हमारा क्या है, सबसे सटीक आंसर है, ठीक है, सबसे प्रभावी तरीका है भाषा आकलन का, ठीक। तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। डी पार्ट भी हमारा श्रुत लेख भी क्या हमारा गलत है, ठीक है। सुनकर लिखना हमारा क्या गलत है, श्रुत लेख गलत है, ठीक। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 42। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करता, मतलब किसी से प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया, उसको बाद उसके प्रतिक्रिया व्यक्त करना, या फिर परिचर्चा में कई लोगों को मिला करके एक परिचर्चा में भाग लेना, या वर्णन करना, क्या केवल साहित्यिक गतिविधियां, बिल्कुल गलत बात है, केवल जहां भी आएगा आंसर गलत। भाषा आकलन की तरीके, मात्र भी मैंने बताया था, मात्र या ही जहां भी आए वो भी हमारा क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। भाषा सीखने सिखाने का तथा आकलन के तरीके यहाँ भी केवल है, तभी तो हमारा सी पार्ट इसका भी क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। 42 का भी हमारा क्या होगा, सी पार्ट राइट होगा, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 43। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, एक बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक, सांस्कृतिक मतलब अलग अलग कल्चर के लोग, जैसे एक अलग अलग लोग, अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर होता है। कुछ हमारे आदिवासी, उनका कल्चर अलग होता है, हम लोग जैसे यूपी में आप रहते हैं तो आपका कल्चर अलग होता है, पंजाब में है, पंजाब का कल्चर अलग है। तो इस तरह के जो है उसको बोलते हैं बहुसांस्कृतिक कक्षा, मतलब जैसे दिल्ली में कोई अलग अलग, जैसे जो हमारे कर्मचारी हैं दिल्ली में, किसी की ड्यूटी लगी हो तो पंजाब से, कोई यूपी से, कोई कहीं से, तो उनके अलग अलग संस्कृति के बच्चे जो एक दूसरे के साथ जब घुलते मिलते हैं तो अपनी संस्कृति और कल्चर का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। अपनी भाषा का भी क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो एक बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है, बताइए। बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, कभी भी वर्जित नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात क्या है, 100% गलत है। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान वहाँ भी देना चाहिए, स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय, जो मानक भाषा आप वहाँ बनाए हैं दिल्ली में जो है, उसको भी जो है आप क्या करिए, उसका भी बच्चे से परिचय कराना चाहिए, बिल्कुल सही बात। लेकिन उसकी मातृभाषा का कभी भी क्या करना चाहिए,
उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बच्चे केवल, देखिए यहाँ केवल आ गया तो केवल वाला आंसर वैसे ही गलत हो गया। बच्चे की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए, ये भी बात गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 बताइए। भाषा के व्याकरण की समझ को, जो भाषा के व्याकरण की समझ को क्या केवल वस्तुनिष्ठ, यहाँ देखिए केवल आंसर है, केवल आया है तो गलत हो गया। केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाता है, बिल्कुल गलत बात है। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए या संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाए, बी या सी या डी बताइए। अब दो ऑप्शन आपको 50-50 करके मैंने दे दिया है, बताइए कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा। तो डी पार्ट हमारा क्या जाएगा, संदर्भ परक, जहाँ भी संदर्भ परक या आ जाए वहाँ हमारा सही होगा, ठीक है। ये हमारा गलत होगा, निबंधात्मक प्रश्न के माध्यम से भी आंका नहीं जाता, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। 45 तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना चाहिए। भाषा सीखते समय त्रुटि त्रुटि बिल्कुल ना करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को क्या करना चाहिए, हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसका भी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमेशा भाषा की जो बारीकियों और उसके सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ये वाला आंसर गलत है। व्याकरण पर ज़्यादा बल देना चाहिए या निजी अनुभवों को, तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा सबसे। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो है 15 जो पेडागोजी के क्वेश्चन थे वो तो फिनिश हो गए, ठीक। अब हमारे गद्यांश के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। गद्यांश में आपके 15 कहीं नहीं जाएंगे, आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए। 15 में से एक नंबर भी इधर उधर हिंदी के नहीं जाने दूंगा, ठीक है। चलिए पहला है हमारा काव्यांश, मतलब एक कविता की पंक्ति है, पढ़ के इसका आंसर देना, ठीक। क्या कह रहा है, सुनता हूँ मैं भी देखा, सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। मतलब जो काले बादल होते हैं उसमें क्या एक चांदी की रेखा, एक मतलब उजाला, मतलब काले से अंधेरे की तरफ एक उजाले की तरफ जो है एक रेखा हमको दिखती है, ठीक है। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल जो होते हैं जाति द्वेष के होते हैं। काले बादल विश्व क्लेश के, जो काले बादल होते हैं या काले जो चीज़ें आपके जीवन में आती हैं वे विश्व क्लेश की होती हैं, मतलब हमारे जीवन में एक तरह का क्लेश लेके आती हैं। काले बादल उठते पथ पर, जो काले बादल रहते हैं वो हमेशा किस पे, उठते पथ पर रहते हैं। नव स्वतंत्रता के प्रवेश की सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा, ठीक है। चांदी की रेखा, यह जो कविता सुमित्रा नंदन पंत जी की है, ठीक है। ये भी चीज़ें नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके आधार पर हमको, इस पंक्ति के आधार पर हमको क्या देना, आंसर देना, ठीक है। तो इसमें 6 होंगे, 6 इसमें होंगे, अगला जो हमारा गद्यांश होगा उसमें 9 होंगे, तो टोटल 15 क्वेश्चन, 15 में से 15 आपके कहीं नहीं। लिखा रहा काले बादल में रहती चांदी की रेखा, पंक्ति का क्या भाव है। विपत्ति के बीच आशा की किरण दिखाई देना, बादलों के टकराने से बिजली चमकना, बिल्कुल गलत बात है। अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, काले बादल में चांदी की रेखा रहती, ये भी गलत है। अब बताइए कौन सा हमारा राइट आंसर है 46 का। तो 46 का राइट आंसर हमारा अंधेरे, मैंने कहा ना अंधेरे मतलब काले बादल में रहती चांदी की रेखा, तो मतलब अंधेरे में भी हमें क्या एक उजाला दिखाई देता है। अंधेरे में भी हमें हमेशा क्या संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में भी क्या उजाला दिखाई देता है, ठीक है। तो अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, हमेशा अंधेरे के बाद एक समय ऐसा आता है कि आपके जीवन में प्रकाश जरूर आता है। तो हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि काले बादल प्रतीक के हैं, बताइए काले बादल किसके प्रतीक हैं। जाति वैमनस्य के, मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली के, तूफान के, गर्मी से मुक्त के। तो क्या क्या है, जाति वैमनस्य के, जाति द्वेष के हैं। जाति द्वेष लिखा था ना पंक्ति में, अभी मैं यहाँ ऊपर दिखा देता हूँ। काले बादल देखिए ऊपर लिखा है, ठीक है। क्या है, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कौन सा जो हमें उसी से आंसर देना है, ठीक है। अलग से हमको नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जातिगत वैमनस्य से, किससे, जातिगत वैमनस्य से, ठीक। आई होप, मुझे आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हैं, टोटल हम लोगों ने लगभग 17 क्वेश्चन कर चुके हैं। 17 में से मेरे ख्याल से आपके 17 के 17 भी सही होंगे, ठीक है। आज जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। आपको इसी तरह से गद्यांश की जो है और प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस पड़ी हुई हैं, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। सीटेट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी क्लासेस। चलिए 48 बताइए, काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है। काले बादल में रहती चांदी की रेखा, किसी चीज़ में कोई चीज़ जो छुपी रहती है, मतलब काले बादल में क्या एक चांदी की रेखा क्या है, छुपी रहना, तो ये क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर उपमा अलंकार, बताइए। जहाँ कोई चीज़ चिपकी रहती है या छिपी रहती है तो उसे कहते हैं श्लेष अलंकार, वहाँ क्या हमेशा क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो इस हिसाब से हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 49 बता दीजिए, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची जलद, घन, जलज, पयोधर, बताइए कौन सा बादल का। तो जलज जो होता है वो किसका होता है, कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है, कमल का होता है, ठीक है। कमल, कमल, सरोज, नीरज, अंबुज, तोयज, ये सब हमारे किसके होते हैं, कमल के पर्यायवाची। जलद, पयोधर और घन ये सब हमारे किसके होते हैं, बादल के। तो हमसे पूछा किस कौन नहीं है बादल का, तो हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन हमारे व्याकरण से भी गद्यांश में आएंगे तो आप कर ले जाएंगे, बहुत आसान आएंगे, ठीक है। स्वतंत्रता का विलोम क्या होता है, बताइए। गुलाम, परतंत्रता, परतंत्र या पराधीनता, बताइए। स्वतंत्रता का गुलाम होगा या परतंत्रता होगा या परतंत्र होगा या परतंत्रता होगा, बताइए। तो क्या आ जाएगा 50 का राइट आंसर क्या आएगा, तो हमारा पराधीनता आएगा। क्या स्वतंत्रता का क्या आएगा, पराधीनता आएगा, ठीक है। तो सी पार्ट हमारे क्या आ जाएंगे, राइट आ जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है, जो कवि है
कभी क्या सुनने और देखने की बात करता है? बिजली को, निराशा को, बादलों को, आशा की किरण को, ठीक है? क्योंकि क्या उसका कहने का मतलब है, जो काले बादल में जो एक चांदी की रेखा छिपी हुई है, उसके बाद एक आशा की हमारे पास क्या आएगी? किरण आएगी, ठीक है? एक उजाले की क्या आएगी? एक किरण आएगी, ठीक है? इस बात को कवि कहना चाहता है, यही देखना चाहता है, यही सुनना चाहता है, ठीक है? तो बी पार्ट हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ हमें क्या आएगा? काव्यांश, गद्यांश, काव्यांश तो हम कर चुके। काव्यांश में से बताइए, अब 6 क्वेश्चन थे, 6 में से मेरे ख्याल से सबके 6 के 6 सही होंगे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक? जो लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, एक भी गलत नहीं हुआ होगा उन लोगों का, ठीक है? चलिए, अब हम यहाँ 9 क्वेश्चन जो हमारे जो है ये गद्यांश से, गद्यांश को देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें करने का तरीका, सबसे पहले एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देखने के बाद आप वैसे ही आंसर करते चले जाएंगे, ठीक है? चलिए देख लीजिए क्या दिया है, नीचे देखिए। एक तीर्थ यात्रा है जो भीम साहनी द्वारा लिखी गई, सामाजिक कार्य का शोध संस्थान का उद्देश्य था, लेखक का मानना था, क्या मानना था, ये पढ़ेंगे तभी दे पाएंगे, ठीक है? 54, संस्था के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी थी, ये भी हम गद्यांश से ही पढ़ के देंगे। आत्म उपसर्ग, अब इसको आप वैसे ही कर सकते हैं, बताइए आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं लगा, बताइए। आत्मसम्मान तो इसमें भी लगा है, परम परम आत्मा में, आत्मनिर्भर में, आत्मीय शब्द में नहीं लगा है, ठीक है? तो इसका भी हो जाएगा, ठीक? कुछ नहीं। तिलोनिया गांव में हमारे आजकल इतिहास में विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका कारण ये भी हम पढ़ेंगे तभी देंगे। शताब्दी शब्द का किसका उदाहरण है, तो ये किसका, हमारा द्विगु समास का, किसका है? द्विगु समास का। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें जो जो पहली संख्या, जो प्रथम पद होता है वह संख्यावाची होता है, ठीक है? प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, क्या हो गया? चौराहा, ठीक है? चौराहा हो गया, नौ ग्रह का समूह हो गया, ठीक है? ये सब हमारे क्या होते हैं? संख्यावाची होते हैं, ठीक? चलिए, गांधी जी को मान्यता नहीं देते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अनुशासित, आत्मनिर्भर, अनुशासन या स्वावलंब। 59 का, तो 59 का ये हमारे अनुशासित जो हमारा क्या है? एक संज्ञा के रूप में नहीं है। उपयोगी का विलोम क्या होगा? अनुपयोगी होगा, तो इसका हमारा ए पार्ट हो जाएगा। आप 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5 तो हमारे इससे गद्यांश से, बाकी 4 हमारे क्या थे? व्याकरण से थे। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस गद्यांश को पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद हम आंसर देंगे, ठीक है? जो बाकी बचे हुए, ठीक? चलिए बताइए क्या कह रहा है कि मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास की एक क्या है? इतिहास की, समसामयिक इतिहास की क्या है? विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, ठीक है? उस वक्त उस तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहां पर एक क्या है? स्वावलंबी मतलब खुद डिपेंड, स्वावलंबी मतलब वहां के लोग विकास केंद्र चला रहे हैं, जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर, जो विकास केंद्र था स्थानीय गाँव के लोग मिलजुल कर क्या चला रहे हैं। मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी? कुछ पुराने और कुछ नए छोटे घरों में झुरमुट झुरमुट की थी, मतलब झुरमुट छोटी छोटी बस्ती के रूप में क्या छोटे छोटे घर थे, ठीक? चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि वहाँ एक सज्जन ने बताया, मतलब एक व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके 2 साथी, टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर, एक मतलब सुशिक्षित व्यक्ति है, उसके 2 फ्रेंड हैं, एक है टाइपिस्ट और एक क्या है? फोटोग्राफर, ने मिल करके 1972 में इस संस्था की क्या की थी? स्थापना की थी। कब की थी? 1972 में, ठीक है? संस्था का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान, यानी कि SWRC, ठीक? मेरे मन में संशय उठने लगा कि आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है। मतलब उसके जो कवि था उसके मन में एक संशय उठा कि वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव में लोग अपनी समस्या स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे थे कि हमारे गांव में आज नहीं बसे हैं, इन गांवों की शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। क्या रहते आ रहे हैं, ठीक है? क्या रहते आ रहे हैं, ठीक? आगे क्या रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में हमारे लोग सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कत सुलझाते रहे होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट न होने दें और उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं। स्वावलंबी आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े ही उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा, संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सदापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, ये चारों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है कौन से शब्द इस गद्यांश में दिए हैं, कौन से नहीं, ठीक है? ये भी पूछेगा, ठीक? यहाँ सभी जो है निर्णय जो है मिलजुल कर या बैठ कर लिए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से मतलब है कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाए जाएं और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरतों को वस्तु का उत्पादन करें, ठीक है? अब आगे हमारे आंसर हैं और क्वेश्चन है, हमारे आंसर देना है हमको, ठीक है? आपको आंसर देना, बताइए। सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य क्या था? उन्हें केवल अनुशासित करना बिल्कुल गलत बात है। उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना, ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना, ये बिल्कुल गलत बात है। ये भी उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना सबसे हमारा ये सामाजिक उद्देश्य था। जो सामाजिक कार्य एवं शोध संस्थान था उसका मेन मोटिव था कि उन्हें क्या? स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है? तो 52 का राइट आंसर हमारा बी पार्ट हो जाएगा, ठीक? चलिए आप गद्यांश पढ़ लेंगे तो आंसर खुद
पे खुद देते चले जाएंगे। चलिए, लेखक का मानना था ग्रामवासी अपनी समस्या स्वयं सुलझा सकते हैं। ग्रामवासियों को अपनी समस्या स्वयं सुलझाने की आदत है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कट करके या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इस गद्यांश के अनुसार जो है, कवि लेखक का मानना था कि जो वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के कट कर या अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती, यह गद्यांश में कहा गया था। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे 54 कह रहा है कि संस्था के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? केवल गरीबी और दलित महिलाओं की? बिल्कुल गलत। उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, गांव प्रधान की या संस्थापक की? उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की जो है क्या है, आधारभूत भूमिका है। ठीक है, आधारभूत भूमिका है। तो हमारा क्या आ जाएगा इसका, 54 का बी पार्ट राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। आत्महत्या तो बता ही चुका था किसमें नहीं है, तो ये जो है आत्मसम्मान में भी है, परमात्मा में भी है और आत्मनिर्भर में, लेकिन आत्मीय में नहीं है। ठीक है, आत्मीय में नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 55 का बी आएगा, परमात्मा में आएगा, सॉरी, परम प्लस आत्मा। ठीक है, परम प्लस आत्मा। ठीक है, परम प्लस आत्मा, तो ये हमारा गलत है, बी सी पार्ट हमारा। ठीक है, आत्म प्लस ई है। ठीक है, आत्म ई है। ठीक है, आत्मीय में लगा है। ठीक, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो 56 का क्या जाएगा, सी पार्ट राइट आंसर होगा। ठीक, मैं इससे पहले भी बता था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारा सी पार्ट होगा। चलिए 56 बताइए। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? वहाँ के एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, वहाँ के लोग क्या अनुदान पर आश्रित हैं? गलत बात है। केवल इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है। तिलोनिया गाँव पिछड़े गाँव के रूप में जाना जाता है। कौन सा हमारा राइट होगा? तो 56 का हमारा राइट आंसर ए होगा। वहाँ के लोग स्वावलंबी विकास केंद्र चला रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे। शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? तो शताब्दी शब्द में हमारा द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। अभी मैंने इन सभी चीज़ों को करा के गया। तो गांधी जी की मान्यता क्या थी? कर्मठता, सदापन, अकर्मण्यता या आत्मनिर्भरता? कर्मठता थी, सदापन था, आत्मनिर्भर था और अकर्मण्यता नहीं थी, अकर्मण्यता नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, कहिए तो मैं इस चीज़ को दिखा दूँ आपको। यहाँ देखिए गद्यांश जब आप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ सदापन, कर्मठता, अनुशासन और सहभागिता थी, ना कि अकर्मण्यता थी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख लो, सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे तो करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? ये हम लोगों को यहाँ पे थे। ठीक है, हमारा जो है 58 का राइट हो जाएगा बी। ठीक है, अब 59 निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो संज्ञा का उदाहरण नहीं, कौन सा? अनुशासित हमारा क्या है, संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इस 60 किसका है? 60 का उपयोगी का विलोम क्या होगा? अनुपयोगी। ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपके आज 30 में 30 सही होंगे। जिनके 30 में 30 सही है उन्हें कोई नहीं रोक सकता इस बार जो है 130 140 प्लस लाने में। ठीक है, तो आप लोग अब समय नहीं है आप लोग पास, 28 तारीख से स्टार्ट हो गया, 8 दिन है, तो आप लोग संघर्ष करिए, रात दिन एक कर दीजिए, अच्छा नंबर लाने। अभी भी अगर कोई लग जा रहा है तो 140 130 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ जो। ठीक है, तो संघर्ष करिए, हिंदी में कोई नहीं रोक पाएगा। सीडीपी में इसी तरह से शाम को क्लास चलेगी, तो आप वहाँ भी ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे साथ लाइव ही रहिए, जो आपको जब टाइम मिले तब आप जो है 2 की स्पीड में देखिए, जो है बहुत बड़ी वीडियो नहीं होती, 20 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कहेंगे सर बस ऑप्शन करिए, तो ऑप्शन ही थोड़ा सा डिटेल्स ले जाता हूँ, वो भी नहीं जाना बंद कर दूँगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।